ओके, सो बच्चों हम लोगों ने लास्ट सेशन में कंप्लीट किया था माइकोप्लाज्मा तक, जो कि मोनेरा किंगडम के एक पार्ट थे. वी हैव डन ऑल द डिटेल्स अबाउट मोनेरा. एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. मोनेरा में हमने आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया ये दो सेक्शंस किए थे, राइट. आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया. आर्की बैक्टीरिया में 3 हमने सेपरेट सेक्शंस किए थे, हैलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मिथानोजेंस, राइट. और उसके बाद यू बैक्टीरिया में वी हैड स्पोकन अबाउट साइनोबैक्टीरिया, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गे, एंड द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. मेनली ये 2 थे ऑटोट्रोफिक में, और हेट्रोट्रोफ वाले जो थे वो मेनली डिकम्पोजर्स, इवन सम आर पैरासिटिक, पैथोजेनिक वगैरह, राइट. नाउ उसके बाद हमने लास्ट जो बात की थी मोनेरा के अंदर ही, लास्ट जो मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये 3 लाइन जो ग्रीन कलर में मार्क की हुई है आपके सामने अलग से, दैट इज mycoplasma, smallest living cells, completely anaerobic, completely lack cell wall, they do not have a fixed shape, etc. right. अभी हम लोग आते हैं हमारे सेकेंड नेक्स्ट किंगडम पे. नेक्स्ट किंगडम कौन सी थी? ऑब्वियसली मोनेरा हो गया, तो अभी क्या है नेक्स्ट किंगडम? दैट इज प्रोटिस्टा, राइट. तो प्रोटिस्टा में क्या है देखो, पहला ही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक सेल्स. कैसे टाइप के? मल्टी सेल्यूलर है कि यूनिसेल्यूलर है? यूनिसेल्यूलर यानी सिंगल सेल्ड. पहली बात. यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है? यूकैरियोटिक है, यानी कि वेल डेवलप्ड सेल है विद वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस. बरोबर है, वेल डेवलप्ड सेल और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, ठीक है. अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से सिर्फ लाइन रीड करना, मार्क मत करना. सेकंड लाइन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रही है, क्या बोलता है वो? द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर एक्चुअली नॉट वेल डिफाइंड. what may seem as a photosynthetic protist to one biologist may be a plant to another. In this particular book, we are including chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans under Protista. मतलब इसका कहने का अर्थ ये है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, कि कुछ ऐसे माइक्रोस्कोपिक या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जिनमें प्लांट लाइक फीचर है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो करते हैं. हमने साइनोबैक्टीरिया देख ही लिए थे पिछली बार, ब्लू ग्रीन एल्गे, है ना बच्चों. तो इसका कंफ्यूजन हो सकता है ना कि इसको प्लांट में डालें या फोटोसिंथेटिक मोनेरा या फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन बोले, क्योंकि एक बायोलॉजिस्ट ये आर्ग्यू करेगा कि भाई ऑटोट्रोफिक है तो प्लांट किंगडम में डालो, दूसरा बायोलॉजिस्ट आर्ग्यू करेगा कि नहीं भाई इसका सेल स्ट्रक्चर ऐसा है तो इसको मोनेरा में या प्रोटिस्टा में डालो, है ना. तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ये थोड़ा सा हमेशा रहता है जनरली, किसके केस में? मोनेरा और प्रोटिस्टा, खास करके प्रोटिस्टा के केस में. बट फॉर द स्कोप ऑफ एनसीईआरटी एंड फॉर योर नीट एग्जाम स्पेशली, be very careful when listen very carefully when I say this. For your NEET exam especially, we are going to use which sections under the kingdom Protista. How many sections can you see here? Think. Chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans. क्या ये बात समझ में आई? 5 सेक्शन हम लोग यूज करेंगे. जैसे मोनेरा के अंडर 2 सेक्शन कौन से थे फिर से बताओ? आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया. वैसे ही यहाँ पर 5 सेक्शन है. गिनो कौन से? क्रिसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स. क्लियर? ओके. इंपॉर्टेंट लाइंस जो डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछी जाती है. मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वाटिक. ठीक है, मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर व्हाट? दे आर प्राइमरीली aquatic. And this kingdom basically forms a link between Monera, that is prokaryotes, and fungus, plant and animal, that is multicellular eukaryotes. इनके बीच में ये लिंक फॉर्म करता है. कैसे? जरा समझते हैं, ध्यान से देखना. हमने कौन से 5 किंगडम किए? मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा आता है ना. मोनेरा में क्या था हमारे पास बच्चों? मोनेरा में हमारे पास यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट था. बरोबर है, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स थे. फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया, ये तीनों को अगर मैं एक जैसा एक कैटेगरी में, एक डोमेन में रखना चाहूं, ठीक है, और मैं मोनेरा को एक डोमेन में रखना चाहूं, तो फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया में मैं तीनों में कंबाइंड क्या फीचर बोलूंगा आपको? दे आर मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक. बरोबर बोल रहा हूं? फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया तीनों
क्या है, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट। और इन दोनों के बीच का जो लिंक है, इन दोनों के बीच का जो लिंक है वो प्रोटिस्टा बनता है। समझ में आई बात? कैसे? क्योंकि ये यूनिसेल्यूलर भी है, क्योंकि ये यूनिसेल्यूलर भी है, अरे सॉरी, यूनिसेल्यूलर भी है और ये यूकैरियोट भी है। तो ये मोनेरा की तरह यूनिसेल्यूलर है, पर ये फंगाई प्लांट एनिमल की तरह यूकैरियोट्स हैं। इसका मतलब कि ये लिंक बनाते हैं इन दोनों सेक्शंस के बीच में। सिंपल बात हो गई, कनेक्टिंग लिंक। आप एक कनेक्टिंग लिंक की तरह इसको सोच सकते हो, जैसे आर्कियोप्टेरिक्स था बर्ड और रेप्टाइल के बीच में, है ना। ऐसे बहुत सारे कनेक्टिंग लिंक्स मैं आपको आगे बताऊंगा। बहुत सारे ऐसे फॉसिल्स मिले हैं और अभी ऐसे एग्जिस्टिंग भी हैं, लिंक भी होते हैं, कनेक्टिंग लिंक्स, जो हम लोगों को आगे पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये दिस किंगडम फॉर्म्स द लिंक। कैसे? विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई। ओके, अब इसमें जो पहली कैटेगरी कौन सी थी, फिर से याद रखना, क्रिसोफाइट्स, और क्रिसोफाइटा भी कहते हैं लोग इसको। क्या बोलते हैं? क्रिसोफाइट्स और क्रिसोफाइटा। क्रिसोफाइट्स और क्रिसोफाइटा contain again two groups. There are two groups, diatoms and golden algae. Diatoms and golden algae, and golden algae are also called by another name called desmids. golden algae का दूसरा नाम क्या है बच्चों? desmids। ठीक है, अब सारे क्रिसोफाइट्स की क्या प्रॉपर्टीज है? आपने ये तो एस्टेब्लिश कर लिया कि सारे प्रोटिस्टा एक्वाटिक होते हैं, करेक्ट, एटलीस्ट मेजॉरिटी एक्वाटिक होते हैं, ये तो ऊपर आपने मार्क कर लिया। अभी एक्वाटिक में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं ना, फ्रेश वाटर और मराइन। मतलब फ्रेश वाटर बोले तो जो वाटर दैट डज नॉट कंटेन सॉल्ट, और मराइन मतलब मरीन, जिसको आप लोग बोलते हो या मराइन बोलते हैं अपन, दैट इज सॉल्ट वाटर, सी वाटर, है ना। तो यहाँ पर ये फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, मराइन में भी मिलते हैं, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, फाइन, ऑब्वियसली, राइट। पर दीज आर फ्लोटिंग पैसिवली इन वाटर करंट्स। कैसे होते हैं ये? दे आर फ्लोटिंग पैसिवली इन वाटर करंट्स। मतलब पानी का जहां फ्लो जिस तरह से होता है ना, तो इनके पास खुद की मोटिलिटी नहीं है, ये खुद से चल नहीं सकते, इनके पास सीलिया फ्लैजेला नहीं है। तो क्या होगा, ये ऐसे बस फ्लोट होंगे, जिधर पानी जाएगा ये उधर जाएंगे, इनके पास कंट्रोल नहीं है। समझ में आ रही बात? तो इनको हम लोग पैसिव फ्लोटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैसिव फ्लोटर्स। ठीक है, एक्टिवली, जैसे आपको अगर मैं पानी में छोड़ दूं तो आप एक्टिवली स्विम कर सकते हो ना, करंट इधर जा रहा है आप उधर जा रहे हो, कर सकते हो चाहिए तो। लेकिन अगर आप हाथ पैर ना चलाओ तो पैसिवली जाओगे, वैसा फंडा। अच्छा, नेक्स्ट जो ये लाइन आपको मिल रही है यहाँ पे, बहुत ही यूनिक है अबाउट डायटम्स, and a very important line directly asked in MCQs many times. You will find it in many books. क्या बोलता है वो? In diatoms, the cell wall form two thin overlapping shells which fit together like a soap box. तो diatoms जो होते हैं बच्चों, diatoms जो होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो कैसा होता है कि दो शेल्स होती है उनकी। क्या होती है? दो शेल। जैसे आपका सोप का केस होता है ना, साबुन का ढक्कन, साबुन का केस, उसकी तरह ये ऐसा क्लोज हो जाता है वो शेल्स। और ये जो शेल्स हैं, इन शेल्स की जो वॉल्स बनी हुई हैं, ये किससे बनी हुई है? द वॉल्स ऑफ द शेल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका। व्हाट इज सिलिका? सिलिका इज SiO2, है ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2, सैंड, बेसिकली सैंड। एंड द वॉल्स आर indestructible. very unique feature. डायटम्स के वॉल कैसे होते हैं? कैसे होते हैं बच्चों? इंडिस्ट्रक्टिबल। तो यूनिक, एकदम अलग फीचर दिख रहा है ना आपको ये। अच्छा, और एक नोट यहां पर आप साइड में लिख के रखेंगे, द अर्थ मतलब यहां पर मैं अर्थ मतलब पृथ्वी की बात नहीं कर रहा, मैं अर्थ मतलब जमीन की बात कर रहा हूं, है ना। अर्थ मड, मिट्टी। The mud, or you can say earth,
that contains high amount of diatoms. Diatoms in large amount is called diatomaceous earth. Please understand, I am not talking about planet earth. हाँ, ठीक है, गाउटिंग जैसा नहीं सोचना है, प्लैनेट अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब मट्टी यानी कि जमीन, लैंड, अर्थ। तो जैसे नॉर्मली ना आपको गीली मिट्टी मिलेगी, ठीक है, जहाँ पर, क्योंकि ये फ्रेश वाटर और मराइन एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो वाटर बॉडी के पास में जो मिट्टी मिलेगी जहाँ पर डायटम्स का डिपोजिशन बहुत होगा, उस एरिया की जो मिट्टी है उसको क्या बोलेंगे अपन? डायटमेशियस अर्थ बोलेंगे, ठीक है। तो डायटम्स accumulation is referred to as diatomaceous earth, ठीक है। ऑब्वियसली आप सोच सकते हो कि ये इनडिस्ट्रक्टिबल, और इसके अंदर SiO2 है। मैंने क्या बताया SiO2 क्या है बच्चों? मैंने बोला अभी सैंड। तो सैंड को आप इमेजिन कर सकते हो, वो रेती जो है वो फाइन ऐसा फील होगा, ऐसा वो मिट्टी जो आपको फील होगी, और वो मिट्टी अगर मैं उठा के उसको किसी चीज पे घिसूं तो वो पॉलिशिंग इफेक्ट देगा मुझे, सैंड पेपर जैसा। एग्जैक्टली तो इसीलिए ये सॉइल जो है, ये लोग क्या करते हैं कई बार, ग्रिटी मतलब समझते हो ना, दानेदार, ग्रिटी का मतलब दानेदार है ना। तो दिस सॉइल, ठीक है, दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, इन फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, एंड diatoms are also the chief producers in the oceans. They are chief producers in the oceans. Means when they say producer, मतलब photosynthetic है यानी autotrophic है, हाँ या ना? Producer word से ही पता चल गया क्या है वो, autotrophic है, ठीक है। तो ये हुई पहली कैटेगरी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट मिलेंगे आपको इसमें, बहुत सारे। सैंड होता है, सिलिका होता है इसके अंदर, इंडिस्ट्रक्टिबल वॉल होती है, सोप बॉक्स फॉर्मेशन होता है, 2 शेल्स होती हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है, क्लियर। ओके, सेकंड देखते हैं हम लोग, सेकंड सेक्शन, छोटे छोटे पैराग्राफ में फटाफट खत्म करेंगे अपन इसको। सेकंड क्या बोलता है वो? डाइनोफ्लैजेलेट्स। प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना। क्या बोला? डाइनोफ्लैजेलेट्स। अभी फ्लैजेलेट से ही पता चल जाता है बॉस, फ्लैजेलेट वर्ड से पता चल जाता है इसके पास क्या होते हैं, फ्लैजेला होते हैं। सीलिया और फ्लैजेला में फर्क क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। नाउ मोटिलिटी की अगर मैं बात करूं एट अ वेरी माइक्रोस्कोपिक लेवल, तो आपको मेनली 2 चीजों के बारे में तो बेसिक ज्ञान होना ही चाहिए। वन इज सीलिया, वन इज फ्लैजेला। देयर आर अदर ऑल्सो मेथड्स ऑफ मोटिलिटी, बट ये 2 तो मेजर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्क क्या है, डिफरेंस क्या समझते हैं? सीलिया जो होते हैं ना, वो सेल के आजू बाजू छोटे छोटे ब्रिसल लाइक या हेयर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे ब्रिसल लाइक या हेयर लाइक एक्सटेंशन, बहुत सारे, उनको अपन बोलते हैं सीलिया। और फ्लैजेला क्या होते हैं? अगर ये सेल है तो फ्लैजेला एक लंबा सेल हो, एक लंबा एक्सटेंशन होगा, एक लंबा बोल सकते हैं प्रोसेस। क्या होगा? एक भी हो सकता है, कभी कभी 2 भी होते हैं, ठीक है। मोनोफ्लैजिलेट, यूनिफ्लैजिलेट और बायोफ्लैजिलेट डिजाइन अलग अलग होते हैं, पर फ्लैजेला मतलब लंबे और इंडिविजुअल सिंगल स्ट्रैंड्स, सीलिया मतलब मल्टीपल ब्रिसल जैसे। सिंपल समझ में आया? तो आपको फ्लैजिलेट ये वर्ड समझ में आ जाएगा। अब नाउ लुक एट द डायग्राम ऑल्सो, कैन यू सी फ्लैजेला कैसा दिखता है? देखो, ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये धागे दिख रहे, ये फ्लैजेला हो गए, है ना। यहाँ पे भी देखो आपको दिखेगा फ्लैजेला, देखो, है ना। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स मोस्टली मराइन, photosynthetic, appear yellow, green, brown, blue or red depending on the pigments, right? Yellow, green, brown, blue or red depending on the pigments. इनकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर होता है सेल्यूलोज प्लेट्स। सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स। डायटम्स की सेल, वो जो बाहर की शेल थी उसके अंदर क्या था? सिलिका था। यहाँ पर क्या है?
सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज की प्लेट्स है, ठीक है। दे हैव टू फ्लैजेला, टू फ्लैजेला, वन लॉन्जिट्यूडिनल मतलब लेंथवाइज, द अदर ट्रांसवर्स यानी कि एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। लॉन्जिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स का मतलब तो आप समझते ही हो, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। नेक्स्ट वाला ये एमसीक्यू अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत यूनिक पॉइंट जो है आपको मैं दिखता ही है, मैं सामने अलग कलर से मार्क कर रहा हूं आपके लिए। एग्जाम्पल है रेड कलर वाले डायनोफ्लैजिलेट्स। देखो ऊपर कलर क्या लिखे हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, सब पॉसिबल है ना। रेड वाला आपको यूनिक एक याद रखना है, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, एग्जाम्पल गोनियोलैक्स। क्या नाम है? गोनियोलैक्स, ठीक है। दे अंडरगो रैपिड मल्टीप्लीकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड एंड दिस इज कॉल्ड द रेड टाइड फिनोमिनन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रेड टाइड फिनोमिनन। देखो यहाँ पे रेड टाइड्स मतलब जो सी का पानी है ना, ऐसा लगता है किसी ने खून घोल दिया उसमें, मतलब रेड कलर का दिखने लगता है। इतनी ज्यादा क्वांटिटी में ये प्रोड्यूस होते हैं, इतना रैपिडली मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। वेरी 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 टिपिकल एग्जाम्पल, वेरी यूनिक एंड टिपिकल एग्जाम्पल, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स दैट इज गोनियोलैक्स उसका एग्जाम्पल है, जो रेड टाइड्स कॉज करता है। तो यहां पर गोनियोलैक्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। नेक्स्ट सेक्शन क्या है? यूग्लिनॉइड्स। ऑइड का वर्ड का मतलब मैंने आप लोगों को सिखाया है। ऑइड का मतलब ऑइड का मतलब लाइक और सिमिलर टू, है ना। ऑइड का मतलब है लाइक या सिमिलर टू, राइट। तो यूग्लिनॉइड ऑब्वियसली यूग्लिना के जैसे, यूग्लिना और उसके बाकी भाई बहन, यूग्लिना के जैसे वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो। अब स्कूल में आपको यूग्लिना दिखाया होगा, नहीं दिखाया तो सीख लो क्या होता है, ठीक है। इसमें मेजॉरिटी जो हैं वो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं। ऊपर देखो पहले वाले ऊपर डायनोफ्लैजिलेट्स कैसे थे? मोस्टली मराइन एनवायरनमेंट में रहते हैं। यूग्लिनॉइड्स कैसे हैं? मोस्टली फ्रेश वाटर वाले, ठीक है ना। एंड दे आर फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट मतलब समझते हो? ठहरा हुआ पानी, मतलब कि एक जगह पे जमा हुआ पानी, दैट इज स्टैग्नेंट, ठीक है। वाटर दैट इज नॉट फ्लोइंग। नाउ पहले वाले में डायनोफ्लैजिलेट्स में बाहर क्या था? शेल में सैंड, सिलिका था, ठीक है। दूसरा ये जो हमने किया क्या बोलते हैं, सॉरी पहले कौन सा था? क्रिसोफाइट्स। क्रिसोफाइट्स में हाँ, डायटम्स में, क्रिसोफाइट्स में सैंड था। डायनोफ्लैजिलेट्स में सेलुलोज की प्लेट थी। अब यहां पर क्या देखो, दे डोंट हैव अ सेल वॉल, दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। क्या है प्रोटीन रिच लेयर का नाम? पेलिकल, जिसकी वजह से इनकी बॉडी कैसी होती है? ऋतिक रोशन टाइप, फ्लेक्सिबल, ठीक है। सो दे हैव फ्लैजिला, ये भी दो फ्लैजिला। तो आप बोलोगे सर डायनोफ्लैजिलेट में भी दो फ्लैजिला थे, यहाँ पे भी दो थे। यूनिक चीज क्या है? डायनोफ्लैजिलेट के जो दो फ्लैजिला थे वो एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल ऐसा था। याद कर लो, ये छोटी छोटी चीजों पे फोकस करना, ये आते हैं एमसीक्यू में। डायनोफ्लैजिलेट के दो फ्लैजिला कैसे थे बच्चों? एक वर्टिकल एक ट्रांसवर्स, यस। पर यूग्लिनॉइड के जो दो फ्लैजिला, उनकी क्या खास बात है? एक शॉर्ट एक लॉन्ग। देखो दिख रहा है आपके सामने, आपको स्क्रीन पे, दे हैव टू फ्लैजिला, शॉर्ट एंड लॉन्ग, यस। इनका एक और यूनिक फीचर है, जब सनलाइट मिले तो फोटोसिंथेटिक, जब सनलाइट ना मिले तो हेटेरोट्रोफ। यानी सनलाइट मिले तो ऑटोट्रोफ एंड डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट हो तो हेटेरोट्रोफ। क्या मस्त है ना फिर तो, मतलब इनका टेंशन ही नहीं खाने का। सनलाइट मिलेगी खुद का खाना बना लेंगे, नहीं मिलेगी दूसरे को खा लेंगे, राइट।
Yes. So Euglena is a classic example, and other similar organisms also. They will be photosynthetic in sunlight and heterotrophic without sunlight. Simple, right? And last thing, obviously if they are photosynthetic, अगर उनको खाना बनाना है सनलाइट में, खुद से दिमाग लगाओ जरा, ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है? पिगमेंट होता है। कौन सा? क्लोरोफिल। पहले लेक्चर में भी बताया था कि क्लोरोफिल ए, उसमें से बहुत सारे टाइप्स हैं, क्लोरोफिल ए मेन होता है, बट देयर आर अदर्स ऑल्सो बताया है मैंने, xanthines, कैरोफिल, सॉरी xanthophyls, कैरोटीन्स, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल व्हाटएवर, अलग अलग टाइप। तो ऐसे पिगमेंट्स जो हैं, जो हायर प्लांट्स में मिलते हैं, वही सेम पिगमेंट्स आपको यूग्लिना में भी मिलते हैं। क्लियर बात है? चौथी कैटेगरी है स्लाइम मोल्ड्स। फोर्थ कैटेगरी कौन सी है? स्लाइम मोल्ड्स। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन पहला ही, स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट्स। सैप्रोफाइटिक होना किस किंगडम का यूनिक फीचर था बच्चों? फंगाई। वेरी गुड। किसका था? फंगाई का। ठीक है, तो स्लाइम मोल्ड्स सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। अच्छा, एक चीज आप नोटिस करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपको मैं ऐसा बोलूं कि अच्छा, ये जो क्रिसोफाइट्स हैं ये प्रोड्यूसर हैं, तो ये कैसे हैं? ऑटोट्रोफ है, बरोबर है। तो आप बोलोगे कि खाने के मामले में ये प्लांट्स जैसे हैं, अग्री करते हो? अच्छा, डाइनोफ्लैजिलेट्स कैसे थे? फोटोसिंथेटिक है, पहली लाइन में लिखा हुआ देखो, तो ये भी प्लांट जैसे हैं खाने के मामले में, न्यूट्रिशन के मामले में। आप बोलोगे हाँ। यूग्लिनॉइड्स भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, पिगमेंट्स भी इनके पास, तो ये भी प्लांट जैसे है, ये बरोबर है ना? तो पहली तीनों कैटेगरी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में आ गए, ऐसा बोलूं? बहुत सिंपल। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये भी बात की कि भाई ये तो लिंक है ना, तो प्रोटिस्टा में कहीं ना कहीं आपको फंगाई वाले फीचर भी दिखेंगे, कहीं ना कहीं प्लांट वाले भी दिखेंगे, कहीं ना कहीं एनिमेलिया वाले भी दिखेंगे। नाउ दिस बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड, है ना? प्लांट जैसे कौन से हैं? क्रिसोफाइटा भी हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स भी हैं, यूग्लिनॉइड्स भी हैं। फंगस जैसे कौन से हैं? स्लाइम मोल्ड्स। नाम से ही पता चला है भाई, मोल्ड मतलब फंगस, मोल्ड मतलब फंगस। एंड लास्ट जो आएगा ना कैटेगरी, प्रोटोजोन, वो एनिमल लाइक हो जाएंगे। तो आपके डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सिंप्लीफाई हो जाती है। आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाती है, बरोबर है बच्चों? बढ़िया, आई होप समझ में आ रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल चीज है, जस्ट फॉलो लॉजिकली, है ना? तो स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, ऑब्वियसली। ठीक है, ये डिकेइंग ट्विग्स वगैरह के मतलब आसपास, वही जो मॉइस्ट सड़ी हुई चीजें ना, मार्शलैंड वगैरह जैसे मैं बताया था, वहां पे ये ग्रो होते हैं। अच्छा, एक टिपिकल चीज जो बहुत कंफ्यूजिंग है बहुत सारे बच्चों के लिए, ठीक है, ये क्लियर कर दूं। प्लाज्मोडियम, ये शब्द के दो मीनिंग है। प्लाज्मोडियम वर्ड के दो मीनिंग है, ध्यान से देख लेना। एक तो मैंने आप लोगों को जब बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर लिख रहा था तब सिखाया था, क्या था? प्लाज्मोडियम कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया जो था उसका नाम था प्लाज्मोडियम। यस बच्चों, तो यहां पर आप एक नोट करके रखेंगे, ठीक है? प्लाज्मोडियम, द वर्ड प्लाज्मोडियम कैन मीन टू थिंग्स। टू डिफरेंट थिंग्स, ओके? पहला क्या है बच्चों? प्लाज्मोडियम is equal to genus of causative agent of malaria fever। समझा? ये बताया था ना? अच्छा, ये वाला जो प्लाज्मोडियम है ये किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है? इट इज अ प्रोटोजोन। किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है ये?
पैरासाइटिक प्रोटोजोन है। कैसा है? पैरासाइटिक प्रोटोजोन है। ठीक है, पैरासाइटिक बिहेवियर क्या होता है समझाऊंगा डिटेल में, टेंशन मत लो। एंडो पैरासाइट होता है पैरासाइटिक प्रोटोजोन। ये पहला मीनिंग हुआ प्लाज्मोडियम शब्द का, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए क्लियर कर देता हूं। दूसरा मीनिंग है प्लाज्मोडियम वर्ड का, अब देखो आपको समझ में आएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्लाइम मोल्ड्स पढ़ रहे हैं ना। चेक करो, देखो यहाँ पे, अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम which will grow to several feet. During unfavorable conditions, Plasmodium differentiates and forms fruiting bodies bearing spores. क्या मतलब है इसका? कि भाई जब इसको ग्रो करने के लिए अच्छी कंडीशंस मिलेगी, इसको कैसी कंडीशंस चाहिए? इसको मॉइस्चर और ऑर्गेनिक मैटर चाहिए। जब इसको कंडीशंस मिलेगी तो ये जमा होके एक पूरा चंक बनाएगा, एक बड़ा एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब समझते हो? जमा होना। जमा होकर बड़ा सा चंक बनाएगा, वो चंक को क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडियम बोलेंगे। ठीक है, तो ये फंगस जी जैसा है ना, मोल्ड्स के जैसा। मोल्ड क्या होती है? आपको मैंने बताया था, ब्रेड रख दो बासी वाली बहुत दिन तक, तो उसके ऊपर कैसे वो पूरा फंगस जम जाता है ऐसे। तो वैसे ही यहाँ पर प्लाज्मोडियम, दूसरा मीनिंग क्या हुआ बच्चों बताओ? दूसरा मीनिंग हुआ एग्रीगेशन ऑफ स्लाइम मोल्ड्स। तो एग्रीगेशन ऑफ स्लाइम मोल्ड को भी प्लाज्मोडियम बोलते हैं, और मलेरिया के कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को भी प्लाज्मोडियम बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, ये क्लियर कर दिया मैंने। अच्छा, मैं इन जनरल जब प्लाज्मोडियम वर्ड यूज करूंगा आपके सिलेबस में पूरे 2 साल, आप जब नीट की पढ़ाई करते हो तो आपके लिए प्लाज्मोडियम 99% ऑफ द टाइम्स यू आर रेफरिंग टू मलेरियल पैरासाइट। ठीक है, स्लाइम मोल्ड के एग्रीगेशन का कोई बात नहीं करता एक्चुअली। छोटा सा एक पैराग्राफ ही दिया हुआ है वैसे। मलेरियल पैरासाइट पे तो पूरे पूरे पेजेस भर भर के दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर फोकस ज़्यादा करना। ठीक है, ये जो स्पोर्स हैं वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं और सर्वाइव बहुत सारे सालों तक कर सकते हैं। एंड देयर स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स, यानी हवा से यहाँ वहाँ जा सकते हैं। ऑब्वियसली स्पोर्स मतलब क्या होते हैं? बेसिकली स्पोर्स आप बोल सकते हो कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द रिप्रोडक्टिव गैमीट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो स्पोर्स है बाद में एक्टिवेट होकर नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। मतलब जब उनको मौका मिलेगा तब तक ये छुप के बैठे, तब तक ये क्या है? छुप के बैठे हुए। और छुप के ये बहुत सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो बाहर की सेल वॉल है बहुत कड़क होती है, बहुत रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, जैसे आप इमेजिन कर लो एक सीड है, ठीक है, प्लांट की। तो वो आप सीड जो है आपने यहाँ वहाँ फेंक दी ज़मीन पे, आपने फ्रूट खाया, सीड फेंक दी है ना, नींबू की या ऑरेंज की या किसी भी चीज़ की, तो वो डैमेज हो जाती है क्या? नहीं, वो रहती है। जब तक बारिश पानी नहीं मिलेगा, अच्छा सॉइल नहीं मिलेगा, तब तक वो जर्मिनेट नहीं होगी। तो इट इज़ रेजिस्टेंट ना। वैसे आप सोच लो कि स्पोर भी वही काम कर रहा है। ठीक है बच्चों, सिंपल भाषा। लास्ट है प्रोटोजोन। 5वीं कैटेगरी कौन सी है? प्रोटोजोन। ठीक है, ये सारे के सारे कैसे हैं? ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रोफ एंड लिव एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट। प्रेडेटर्स मतलब जो दूसरे को खाता है। प्रेडेटर का दूसरा ऑपोजिट क्या होता है? प्रेडेटर का, प्रेडेटर्स विल ईट व्हाट? प्रे, PREY, प्रे। जैसे टाइगर अगर बकरी को खा रहा है तो टाइगर हुआ प्रेडेटर और बकरी क्या हुई? प्रे। डिस्कवरी चैनल हम सब ने देखा, हम श्योर सबको मालूम है प्रेडेटर एंड प्रे रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, और दे कैन ऑल्सो बी पैरासाइट्स, दे कैन ऑल्सो बी पैरासाइट्स। ठीक है, एंड दे आर रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। तो कैन आई से प्रोटोजोन्स आर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट? बोलो हाँ कि ना। क्यों? क्योंकि ये हेटेरोट्रोफ से बच्चों। अब ऊपर जाओ, स्लाइम मोल्ड्स में क्या लिखूं आप बताओ लॉजिकली? फंगाई लाइक प्रोटिस्ट। आप लिख के रखेंगे हर चीज अपनी एनसीईआरटी में, जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ताकि आपको ध्यान में रहे। फंगाई लाइक प्रोटिस्ट। डाइनोफ्लैजिलेट को क्या बोलूंगा? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। क्रिसोफाइट्स को भी क्या बोलूंगा? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। यूग्लिनॉइड्स को यूग्लिनॉइड्स ही बोलूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ फीचर प्लांट वाले हैं, मतलब ऑटोट्रोफिक हेटेरोट्रोफिक दोनों। तो यूग्लिनॉइड को मैं यूग्लिनॉइड ही बोलूंगा।
तो दो प्लांट लाइक हो गए, एक एनिमल लाइक हो गया, एक फंगस लाइक हो गया और यूग्लिनोइड अलग हो गए। क्लियर बात है ना? एंड यू कैन सी लॉजिकली हाउ द सीक्वेंस गो। अच्छा, प्लांट प्लांट, फिर थोड़ा सा हेट्रोट्रोफिक, फिर सैप्रोफाइटिक, फिर कंप्लीटली हेट्रोट्रोफिक। एक लॉजिकल सीक्वेंस बनता है हमेशा। अब ये प्रोटोजोन के भी 4 ग्रुप्स हैं। प्रोटोजोन के 4 ग्रुप है। कौन से? पहला वाला अमीबॉइड। अब ये सारे आपने स्कूल में नाम जरूर सुने हुए हैं, थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल करेंगे आप, ठीक है? अमीबॉइड, अमीबॉइड मतलब नाम समझ जाओ, अमीबा, अमीबा जैसा है कि नहीं, लाइक अमीबा, है ना? आप लोग अमीबा को कैसे याद करते थे? इरेगुलर शेप वाला, है ना? और अमीबा से हर बच्चे को एक वर्ड जरूर पता होता है, सूडोपोडिया। अमीबा से रिलेटेड एक वर्ड हर बच्चे को पता है स्कूल में, है ना? क्या? सूडोपोडिया, याद है ना? हाँ, तो वैसे यहाँ पर आप देखेंगे अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, ऑब्वियसली यार अमीबा जैसे जो प्रोटोजोन्स हैं वो ये फ्रेश वाटर में होते हैं या फिर सी वाटर में भी हो सकते हैं। तो ये मार्क मत करो, नहीं तो फालतू में कंफ्यूजन हो। कोई स्पेसिफिक रहेगा ना फ्रेश वाटर या सी वाटर, वो मार्क करने का। जो दोनों जगह मिलते हैं वो भाड़ में है। दे कैप्चर देयर प्रे बाय सूडोपोडिया। सो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन निकल के आती है। इज इट ट्रू दैट हियर नाम भले ही पोडिया, पोडिया मीन्स फीट, नाम भले ही क्या है? पोडो और पोडिया विच मीन्स फीट है, पर क्या वो चलने के काम आ रहा है? क्या वो चलने के काम आ रहा है? नहीं भाई, वो तो खाने के काम आ रहा है। देखो ना, दे आर कैप्चरिंग देयर प्रे लाइक दिस ना, दे आर कैप्चरिंग देयर फूड लाइक दिस, यस। तो एक्चुअली ये सूडोपोडिया आर दे फॉर लोकोमोशन? दे आर नॉट फॉर लोकोमोशन, दे आर फॉर न्यूट्रिशन। बोल सकता हूं, लोकोमोशन का काम नहीं कर रहे, न्यूट्रिशन का काम कर रहे। क्लियर बात हो गई? एंटामीबा हिस्टोलिटिका, पूरा नाम क्या है? हिस्टोलिटिका, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है? बायोलॉजिकल नेम, इसलिए मैंने एच कैसा लिखा? स्मॉल, ध्यान देना, है ना? एंड हैंड रिटन है तो अंडरलाइंड सेपरेटली। रूल्स फॉलो करेंगे, भूलना नहीं। तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका ये क्या है? पैरासाइट्स है। पैरासाइट्स क्या है? मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है। जो दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी होस्ट पे अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट रहे उसको हम लोग पैरासाइट कहते हैं, ठीक है? जो होस्ट का कोई फायदा ना करे। जैसे मैं हमेशा बच्चों को चिढ़ाता हूँ, जो बच्चे मस्तीखोर होते हैं ना, उनको मैं हमेशा चिढ़ाता हूँ कि तुम अपने मम्मी डैडी पे पैरासाइट हो, वो तुम्हारी फीस भर रहे, तुम उनका कुछ काम नहीं करते, तुम तो एक गिलास पानी नहीं उठा के देते मम्मी डैडी को, है ना? तो बच्चे बुरा मान जाते, ठीक है? बट टेक्निकली पैरासाइट वही हुआ ना। पैरासाइट का मतलब क्या भाई? सामने वाले से बहुत ढेर सारा कुछ फायदा ले रहा है और उसको कुछ फायदा नहीं करके दे रहा, उसका नुकसान ही करा रहा है, ठीक है? मतलब अच्छे बच्चों आप लोगों के लिए नहीं है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, बदमाश जो बच्चे थे उनके लिए, ठीक है? तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका का एग्जाम्पल याद रखना बच्चों। एंटामीबा हिस्टोलिटिका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पैरासाइट का। क्यों ये बार बार बोल रहा हूँ? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में ये आता है। वहाँ पर ये अमीबियासिस कॉज करता है। एक बीमारी है जिसका नाम है डिजीज कॉल्ड, नाम से ही पता चल रहा है, एंटामीबा है ना, अमीबियासिस। एक टाइप का फूड पॉइजनिंग है, टेक्निकली आप बोलो एक टाइप का क्या है? ये फूड पॉइजनिंग है, जिसको आप आम भाषा में फूड पॉइजनिंग कहते हो ना, तो उसी का एक टाइप है अमीबियासिस। उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लिया, ठीक है? अभी से आप लोगों को नाम याद रहेंगे तो आगे बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है बच्चों? तो पहला क्या कैटेगरी हुआ? अमीबॉइड। दूसरा कैटेगरी है फ्लैजिलेटेड, नाम से पता चल रहा है बॉस, दे हैव फ्लैजिला। बोलो वाह,
नाम है, फ्लैजिलेटेड नाम तो फ्लैजिला ही होगा ना यार ऑब्वियसली, ठीक है। सीलिएटेड भी होंगे, फिर सीलिएटेड में क्या होगा, दे हैव सीलिया, सिंपल। अच्छा, पैरासिटिक फॉर्म्स अगेन यहां पर स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ठीक है। फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल स्लीपिंग सिकनेस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, ध्यान से देखना, ट्रिपैनोसोमा, क्या नाम है, ट्रिपैनोसोमा, पूरा नाम बता देता हूं, गैम्बियंजी, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंजी। लेट मी जस्ट चेक द स्पेलिंग, इज इट SEA or Gambiense? Only E. Just let me check the spelling. Gambiense, अच्छा Gambiense लिख दिया मैंने, सॉरी, Gambiense, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी। क्या है ये, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ स्लीपिंग सिकनेस। किसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है बच्चों, स्लीपिंग सिकनेस, यस। स्लीपिंग सिकनेस डज नॉट लिटरली मीन जो आप लोग होता है पढ़ाई करते वक्त नींद आती है, वो स्लीपिंग सिकनेस नहीं है, ठीक है, वो आलस है, आलस, ठीक है। तो पैरासिटिक फॉर्म्स एग्जांपल देखो, ट्रिपैनोसोमा, हर एक पे आपका एमसीक्यू बन के आता है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका पैरासाइट है, क्या कॉज करता है, अमीबियासिस। लिख दूं क्या यहाँ पे, कॉज इज अमीबियासिस। आप भी लिख के रखो अपनी एनसीईआरटी में हर एक वर्ड, हर एक चीज, ठीक है। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी तो पता ही है क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है सीलिएटेड, दे आर एक्टिवली मूविंग बिकॉज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। मैंने थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बना के दिखाया था ना, सीलिया कैसा होता है, छोटे छोटे मल्टीपल होते हैं ना, ब्रश जैसे, बॉर्डर जैसे, ठीक है। और फ्लैजिला कम होते हैं, एक या दो ही होते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, इनका एक यूनिक फीचर होता है सीलिएटेड प्रोटोजोन का, दैट दे हैव अ कैविटी और अ गलेट, दे हैव अ कैविटी और अ, जैसे अपना गला होता है ना, कैविटी है, माउथ है ना, दे हैव अ कैविटी और अ गलेट, ठीक है। और वो गलेट जो है ना, वो मुंह जैसा, माउथ मतलब माउथ गोइंग इनटू ऐसा। तो जो सीलिया है ना, वो क्या करता है, वो सीलिया अपने मूवमेंट से खाने को ऐसे कहां तक पुश करता है, गलट तक पुश करता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, अगेन वेरी पॉपुलर, ऑल ऑफ यू हैव लर्नड इन स्कूल, क्या, पैरामीशियम। आप लोग पैरामीशियम को कैसे याद करते थे, ऐसे शू शेप का ना, जूते जैसा, चप्पल जैसा शेप का पैरामीशियम, बहुत ही क्लासिक, सबने देखा हुआ पैरामीशियम का फोटो तो देखा है, या स्कूल में शायद माइक्रोस्कोप में दिखाया होगा। वेरी क्लासिक पैरामीशियम डायग्राम यू कैन सी हियर, एंड यू कैन सी the little cilia here, brush like, and you can see the gullet also, ठीक है, the big cavity that is there to which the food passes, yes, सिंपल बात है ना। तो फूड इज स्टीयर्ड इनटू द गलेट, फूड जो है वो गलेट के अंदर, जैसा हमारा खाना घूम फिर के मुंह के अंदर जाता है वैसे, ओके। पर ये फूड सिर्फ फूड जाता है क्या, नहीं, इट इज वाटर लेडन विद फूड, मतलब पानी, क्योंकि ये एक्वाटिक है ना, एक्वाटिक है, तो ये सिर्फ फूड नहीं लेते, ये फूड वाला पानी अब्सॉर्ब करते हैं। लास्ट है हमारा स्पोरोजोन्स, ऑब्वियसली दे हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, स्पोर किस लिए है, सर्वाइवल के लिए बनाए जाते हैं। स्पोर किस लिए बनाए जाते हैं, है ना, स्पोर किसके लिए बनाए जाते हैं, सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो एडवर्स कंडीशंस में वो स्पोर बनाते हैं। अच्छा, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग ये है, नोटोरियस एग्जाम्पल इज प्लाज्मोडियम, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट होता है। प्लस आप लोगों को बच्चों मैंने 4 अलग अलग टाइप के मलेरियल पैरासाइट ऑलरेडी लिखवाए हुए, याद होगा, मैंने आपको एक लिस्ट लिख के दी थी मलेरियल पैरासाइट्स की, बायोलॉजिकल नाम जब लिख रहे थे हम लोग, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, वाइवैक्स, ओवेल और मलेरिए, 4 अलग अलग टाइप है। बड़ा प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरियल पैरासाइट होता है, वो स्पोरोजोन्स की कैटेगरी में आता है। किस में आता है, स्पोरोजोन्स की कैटेगरी में आता है,
इट कॉजेज मलेरिया। मलेरिया आपको पता ही है, बेसिकली फीवर है, एक टाइप का स्पेसिफिक टाइप का फीवर है। मलेरिया के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। एंड इट हैज़ अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। दुनिया में सबसे ज़्यादा मलेरिया कहाँ पाया जाता है? सारे घटिया रिकॉर्ड हमारी देश के पास ही है। हाँ, इंडिया में टीबी के सबसे ज़्यादा केस हमारे पास है, मलेरिया के सबसे ज़्यादा केस हमारे पास है ना? ठीक है। इनफैक्ट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू नो। मैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग फन फैक्ट्स बताते रहता हूँ ना। मलेरिया द वर्ड कम्स फ्रॉम, अब ये आपको बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा बट इट्स इंटरेस्टिंग। ये आता है मैल एयर से। मैल एयर, मैल मतलब जैसे मैल नरिश्ड, मैल वर्ड का मतलब होता है, कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड माल विच बेसिकली मीन्स बैड, है ना, गंदी हवा। तो जब यूरोपियन सेटलर्स यहाँ पे आए थे ना इंडिया में पहली बार, तो आपने देखा होगा ना, जो फॉरेनर लोग आते हैं इंडिया में बोलते हैं यार ये देश की स्मेल अजीब है, यहाँ पे कचरा गंदगी बहुत है ना। तो उन्होंने ये नाम इसलिए रखा था कि भाई इस यहाँ पर इस देश में, मतलब इन जनरल साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है, गंदगी है या हाइजीन नहीं है, जिसकी वजह से द एयर इज बैड, देयर इज मैल एयर, एंड बिकॉज ऑफ विच दिस डिजीज इज स्प्रेडिंग, सो दैट्स व्हाई दे सेड मलेरिया, इसलिए नाम रख दिया। ठीक है। ऑब्वियसली बाद में पता चला कि इसका कैरियर जो है वो फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो है और इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो एक पैरासाइट है। ठीक है। तो वो तो बाद में पता चला, बट पहले इट वाज एट्रीब्यूटेड कि यस दैट इज बिकॉज ऑफ सम बैड एयर, एंड लेटर इट वाज आल्सो फाउंड दैट जो हम लोगों के हाइजीन कंडीशंस है इंडिया में वो ख़राब है, पानी जमा होता है, जैसे आजकल मानसून में आप देख रहे हो सड़कों पे पानी जमा है अगर खड्डे में, तो वहाँ पे क्या होता है, मस्कीटोज ब्रीड करते हैं और फिर वो मस्कीटो से क्या होता है, मलेरिया स्प्रेड होता है ना बच्चों। तो यहाँ पर जरा शॉर्ट में हम लोग ये लिख लें कि हमने क्या क्या पढ़ा किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है तो फिर आपको क्लटर हो जाता है। शॉर्ट में एक जरा लिख लेते हैं। देखो, आपने प्रोटिस्टा के बारे में सबसे पहले तो ये बोला कि कैटेगरीज कौन सी कैटेगरीज थी बच्चों? देयर वर 5 कैटेगरीज, राइट? वन वाज क्रिसोफाइट्स, very good, slime molds and प्रोटोजोआ, है ना? अच्छा, तो पहला था क्रिसोफाइटा, दूसरा था डाइनोफ्लैजिलेट्स, तीसरा था स्लाइम मोल्ड्स, तीसरा था यूग्लिनोइड्स। जब भी आप पढ़ो तो आप ऐसे इसके नोट्स हमेशा बना लिया करो ताकि आपको याद करने में आसानी हो, नहीं तो बाद में आप यू विल रियलाइज दैट देयर इज टू मच इन्फॉर्मेशन। व्हेन यू राइट इट लाइक दिस द इन्फॉर्मेशन बिकम्स वेरी कंसाइज एंड ऑब्वियसली प्रोटोजोआ। यस, ये क्लियर हुआ? अच्छा, क्रिसोफाइट्स में और 2 वैरायटी थी बच्चों, डेस्मिड्स, डायटम्स एंड डेस्मिड्स, है ना? तो यहाँ पर डायटम्स भी था और डेस्मिड्स भी था। डेस्मिड्स को हम लोगों ने गोल्डन एल्गे बोला था। क्लियर, सिंपल। डाइनोफ्लैजिलेट्स में कुछ नहीं, यूग्लिनोइड्स में कुछ नहीं, स्लाइम मोल्ड्स में कुछ नहीं। प्रोटोजोअन्स में देयर वर फर्दर 4 वैरायटीज। कौन सी 4 वैरायटीज है प्रोटोजोन्स में? अमीबॉइड एक हो गया, दूसरा फ्लैजिलेटेड, तीसरा सीलिएटेड और चौथा स्पोरोजोआ, है ना? पूरा बन गया, देखो कितना इजी, राइट? सो वंस यू डू दिस then only you will remember the information, because there's a lot of information na in biology, new names, new varieties, new types, and you feel overwhelmed यार कितना है, but you realize छोटे से इसमें सारा आ गया, कितना इजी। देखो क्या क्या था, अमीबॉइड था, फ्लैजिलेटेड था, सीलिएटेड था और स्पोरोजोआ।
जब आप अपनी प्रैक्टिस के लिए लिख रहे हो तो आप इसके एग्जाम्पल भी नीचे लिख सकते हो। इसमें एंटामीबा हिस्टोलिटिका था, फ्लैजिलेटेड में पैरामीशियम था, तो सॉरी सीलिएटेड में था वो, तो फ्लैजिलेटेड में ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी था, सीलिएटेड में पैरामीशियम था, स्पोरोजोन में प्लाज्मोडियम था, है ना। अलग अलग एग्जाम्पल के साथ आप लिखेंगे तो आपका पूरा का पूरा जो जितना भी इंफॉर्मेशन 2 पेज 3 पेज 4 पेज में था वो एक छोटे से इसमें आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? दैट इज द वे टू स्टडी। चलो नेक्स्ट है हमारा किंगडम फंगाई। किंगडम फंगाई में सबसे इंपॉर्टेंट और मेन बात ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं। 2 चीजें ऐसी हैं जो बहुत यूनिक है फंगस के बारे में। एक तो भाई इनके सेल वॉल में चिटिन होता है कि नहीं। दूसरा इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है बच्चों? सैप्रोफाइटिक होता है। ठीक है, ये इनकी पहचान है। बाकी और भी बहुत कुछ है बट ये 2 मेजर चीज है जिससे इनकी पहचान बनती है। ठीक है, हेट्रोट्रोफिक है, ऑब्वियसली हेट्रोट्रोफिक में भी स्पेसिफिकली बोले तो सैप्रोफाइटिक है। ठीक है, आपने सबसे कहाँ कॉमनली देखा गया है? आपने देखा है सड़े हुए ब्रेड पे या सड़े हुए फल पे यानी फ्रूट्स पे। द कॉमन मशरूम दैट यू ईट एंड द टोडस्टूल्स आर ऑल्सो फंगाई। व्हाट आर टोडस्टूल्स? टोडस्टूल्स आर पॉइजनस फॉर्म ऑफ मशरूम। ठीक है, अगर आप लोगों ने हैरी पॉटर देखी होगी, किसी ने हैरी पॉटर पढ़ी है या देखी है, तो उसमें विजर्ड्स जो हैं, हैरी पॉटर के दुनिया के जो विजर्ड्स हैं वो टोडस्टूल खा सकते हैं, पर हम ह्यूमन बींग्स टोडस्टूल नहीं खाते। ठीक है, हमारे लिए वो टॉक्सिक हो सकता है लार्ज क्वांटिटीज में। ठीक है बच्चों, तो टोडस्टूल भी फंगस होता है, मशरूम भी फंगस होता है। आप मशरूम खा सकते हो, टोडस्टूल जनरली नहीं खाना, मतलब जनरली क्या ऑब्वियसली नहीं खाना चाहिए, राइट। ओके, कुछ यूनिसेल्युलर फंगाई भी होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आप देख लो, यीस्ट। यीस्ट पता है आपको? यीस्ट क्या होता है? हम लोग ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, बियर बनाने के लिए, है ना, फर्मेंटेशन बेसिकली आप यहां पर लिख कर रखेंगे। यीस्ट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्मेंटेड फूड, है ना, जिसको आप ऐसा खाना जिसको भिगो के रखो या उसको फूगने देना है आपको। केक, ब्रेड, है ना। ढोकला भी बनाने के लिए कुछ लोग डालते हैं बट नहीं मतलब जनरली तो नहीं डालते, बट हाँ, सम पीपल वुड प्रेफर दैट फॉर मेकिंग पाव, ब्रेड एंड एवरीथिंग। यस, दे विल पुट यीस्ट। सो यीस्ट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्मेंटेड फूड। ठीक है, फर्मेंटेड फूड। यस, यीस्ट क्या है? यूनिसेल्युलर फंगस है। अच्छा, किंगडम फंगाई की पहचान जनरली मल्टीसेल्युलर होती है, करेक्ट, बट सम फॉर्म्स आर यूनिसेल्युलर, सम, नॉट ऑल, सम फॉर्म्स आर यूनिसेल्युलर। एग्जांपल इज यीस्ट। ठीक है, ओके। व्हीट यानी गेहूं में रस्ट कॉज करने वाला जो फंगस है उसका नाम है प्यूक्सीनिया। नाम देखना ध्यान से, क्या नाम है? प्यूक्सीनिया, PUCCINIA, प्यूक्सीनिया बोलते हैं उसको। बहुत लोग पक्सीनिया बोलते हैं, बहुत लोग पुसीनिया बोलते हैं, बहुत अजीब अजीब नाम बोलते हैं, बट प्यूक्सीनिया इज द नेम, राइट। ये क्या करता है? ये गेहूं के खेती को सड़ाता है। ठीक है, सम आर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बन जाता है। सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स पेनिसिलियम। ये यहाँ पर आप एक अच्छे से बड़ा सा एक अच्छा सा नोट लिख के रखेंगे। जो पहला एंटीबायोटिक फंगस से बनाया गया था एक्सीडेंटली, वो कौन सा था? पेनिसिलिन था। किसने बनाया था? डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वेरी इंपॉर्टेंट गाय, ओके। फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम। नाम से ही पता चल जाएगा। नोटैटम, क्या नाम है? पेनिसिलियम नोटैटम।
पेनिसिलियम नोटाटम नाम का एक फंगस है जिसमें से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भाई साहब ने पहली बार पेनिसिलिन नाम का जो एंटीबायोटिक है, जो बहुत पॉपुलर एंटीबायोटिक है, जिसका वेरिएंट आज की तारीख में आप एम्पेसिलिन या अमोक्सिसिलिन, बहुत पॉपुलर आपने सुना होगा सभी बच्चों ने, के नाम से आप यूज़ करते हो। ठीक है, किसने बताया था ये? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में, 1928 में एक्चुअली। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। पूरा नाम मैं आपको ज़्यादातर चीज़ों के पूरे बायोलॉजिकल नाम बता रहा हूँ, जैसे एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी, यहाँ पे पेनिसिलियम नोटाटम। आई होप एवरीबडी इज नोटिंग दिस डाउन। यस, पेनिसिलियम नोटाटम। ओके, उसके बाद बाकी चीज़ें आप सिर्फ रीड करोगे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। यस, मोस्ट फंगाई आर saprophytes. Those that depend on plants and animals are called parasites, obviously. They can also live as symbionts. What do you mean by symbionts? Symbiotic का मतलब two organisms that are helping each other out. दो ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? सिम्बायोटिक। अगेन ऑन दिस टॉपिक आई गिव यू सम डिटेल्स सो दैट आगे आपको बहुत ही ये काम आने वाला है। ठीक है, ध्यान से ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जरा समझ लेना। अभी स्टार्टिंग में स्लो हो जाओ, सोच समझ के अच्छे से पढ़ो ताकि आगे ज़्यादा डिफिकल्टी ना आए। टाइप्स ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, क्या लिखेंगे आप लोग? टाइप्स ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बच्चों, जब भी दो ऑर्गेनिज्म का आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, जैसे मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, आप एक ऑर्गेनिज्म हो, हम दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है, ऐसे समझो। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कितने टाइप के इंटरेक्शन पॉसिबल है? तो आपको तीन मेजर कैटेगरीज आपके लेवल पे आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, आप अगर नीट लेवल की बात करो, बेसिक तीन आपको इंटरेक्शन समझने की जरूरत है। सबसे पहला जो इंटरेक्शन टाइप है बच्चों, वो होता है सिम्बायोसिस। क्या होता है? सिम्बायोसिस और सिम्बायोंट्स और म्यूचुअलिज्म। क्या बोलते हैं इसको? बोलो, क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअल मतलब एक दूसरे के लिए फायदा करने वाला, है ना? तो आपका भी फायदा हो, मेरा भी फायदा हो। बहुत सिंपल भाषा में, both organisms are helping each other. Very good, mutual understanding. Both organisms are helping or benefiting each other. सही बोल रहा हूं? Both organisms help or benefit each other. दोनों का फायदा होना चाहिए। ठीक है, दोनों का फायदा होना चाहिए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पिछले लेक्चर में। बैक्टीरिया को घर मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है प्लांट से, वो उसको प्लांट के रूट्स में रहने को जगह मिल रही है। ठीक है, और प्लांट को क्या मिल रहा है? न्यूट्रिशन, फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन, है ना? दोनों का फायदा हुआ। सही बात है ना? सेम वे जो है ना, फंगस भी होते हैं। जैसे बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं ना, वैसे फंगस भी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। बहुत सारे ऐसे फंगस हैं जो नाइट्रोजन क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। बात समझ में आई? जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करते हैं उनको क्या बोलते हैं? रॉकेट साइंस, उनको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। पर जो फंगस नाइट्रोजन फिक्स करते हैं उनको बोलते हैं माइकोराइजा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। उनको नाइट्रोजन फिक्सिंग फंगस नहीं बोलते, उनको बोलते हैं माइकोराइजा। ठीक है, सिंपल। सिम्बायोसिस, बोथ ऑर्गेनिजम्स हेल्प और बेनिफिट ईच अदर। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, माइकोराइजा है वगैरह। ठीक है, दूसरा तरीका, दूसरा इंटरेक्शन इज कॉमेंसालिज्म। क्या है ये? शायद नया वर्ड होगा आपके लिए। क्या है?
कॉमेंसैलिज्म, यहां पे वन ऑर्गेनिज्म gets benefit but other gets neither benefit nor harm। मतलब समझ में आया आपको क्या बोला मैंने? कि जो ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो डिपेंडेंट है, उसका तो फायदा हो रहा है, पर उसकी वजह से जो होस्ट है, जो ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म, उसका फायदा भी नहीं हुआ और नुकसान भी नहीं हुआ। बात समझ में आई? यस बच्चों, एग्जाम्पल आपको देता हूं, बहुत एक टिपिकल एग्जाम्पल होता है। रेमोरा नाम की एक छोटी मछली होती है, कभी शायद देखी होगी, सुनी होगी, डिस्कवरी चैनल पे भी देखा होगा, हो सकता है। रेमोरा नाम की एक छोटी मछली होती है, कहाँ होती है वो शार्क जो होती है ना, बड़ी वाली शार्क, ग्रेट व्हाइट शार्क वगैरह नहीं होती, हैमरहेड शार्क, उसके इधर नीचे, मतलब उसके माउथ और बेली के नीचे चिपकी हुई रहती है, वो शार्क के साथ ही घूमती है। अच्छा, शार्क अपने पेट के नीचे जाके तो खाएगी नहीं रेमोरा को, तो रेमोरा बच गई, है कि नहीं? लेकिन शार्क जब किसी बड़ी मछली को या बड़े प्रे को खाती है, तो उसमें से जो टुकड़े गिरते हैं, जो फ्री का खाना, वो किसको मिलता है? रेमोरा को। शार्क का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन रेमोरा का फायदा है। शार्क इज गोइंग टू ईट इट्स फूड एनीवे ना, शार्क तो अपना खाना वैसे भी खाने, उसको फर्क नहीं पड़ता रेमोरा है या नहीं है, ये वैसा हो गया, राइट? तो शार्क को रेमोरा के होने या नहीं होने से उतना फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, देयर आर न्यू थियरीज वेयर दे से कि रेमोरा गोज बिटवीन द टीथ ऑफ शार्क आल्सो एंड क्लीन्स द टीथ, सो एक्चुअली इट इज सिम्बायोसिस, ठीक है, बट हम लोग उसको कमेंसैलिज्म में मानते हैं कि जहां पर शार्क अपना खाना वैसे भी खाने वाली है, वो रेमोरा को नहीं खा रही है, वो छोटी वाली मछली को नहीं खा रही, वो दूसरे बड़ी मछली को खा रही है, और उसमें से जो गिर रहा है खाना बचा हुआ, वो रेमोरा को फ्री में मिल रहा है। तो रेमोरा को बिना मेहनत किए, बिना शार्क को कोई नुकसान पहुंचाए, फुकड़ का खाना मिल रहा है, तो वो कॉमेंसैलिज्म हो गया, ठीक है, सिंपल। द थर्ड कैटेगरी इज पैरासिटिज्म। थर्ड कैटेगरी इज पैरासिटिज्म। ये तो ऑब्वियस है, इसमें one organism derives nutrition or gets benefit, और बोल सकते हैं न्यूट्रिशन, and at the same time causes harm or disease to the host। हार्म या डिजीज कॉज करेगा होस्ट को। अच्छा, पैरासाइट भी दो वैरायटी के होते हैं। लॉजिकली सोचो तो बहुत सिंपल है, पैरासाइट दो वैरायटी के होंगे। कौन से दो वैरायटी के होंगे? एंडो पैरासाइट एंड एक्टो पैरासाइट। एंडो जो आपके बॉडी के अंदर घुस के आपको बीमारी देगा, और एक्टो मतलब जो बाहर रखे। मच्छर बाहर से आपका खून चूस रहा है और आपको तकलीफ भी दे रहा है, आपको लगता है ना, चुभता है ना, मच्छर काटता है तो इट इज कॉजिंग हार्म, इट इज कॉजिंग यू पेन, इट इज कॉजिंग यू ट्रबल, राइट? या लीच समझते हो, जौंक बोलते हैं अपन हिंदी में, वो भी खून चूसता है। या जुएं होती है बाल में, लाइस, वो भी खून चूसती हैं, है ना? तो ये क्या कर रहे हैं? ये आपको बाहर रह के आपको तकलीफ दे रहे हैं। लेकिन मलेरिया का पैरासाइट आपके बॉडी के अंदर घुस गया, तो मलेरिया वाला अगर कोई आपको पूछे प्लाज्मोडियम किस टाइप का पैरासाइट है, तो आप क्या बोलोगे? एंडो पैरासाइट है। और लीच, लाइस, मस्कीटो, ये सब क्या है? ये एक्टो पैरासाइट है। तो पैरासाइट, एंडो, एक्टो, तो ये तीन जो हैं, इनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना ताकि आगे ये वर्ड्स आए तो आपको समझ में आए। तो अभी सिम्बायोंट वर्ड आपको इजीली समझ में आ गया। सिम्बायोंट क्या है? ये म्यूचुअलिज्म, यानी कि दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट करेंगे। फंगस जो है, ये प्लांट्स के साथ जब रहते हैं
तो ये इनका नाम होता है माइकोराइजा। जैसे मैंने बता दिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे थे, बैक्टीरिया जो प्लांट्स के साथ रहते हैं उनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं, और यहाँ पर वैसे ही इसको हम लोग माइकोराइजा कहते हैं। अच्छा, फंगस का रिप्रोडक्शन बहुत सारे तरीके से हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन, फिशन, बडिंग, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जू स्पोर्स, ऐसे अलग अलग टाइप्स हैं। अपन फोकस करेंगे एक एक इंडिविजुअल टाइप्स पे, जब हम लोग वैराइटीज ऑफ फंगस पढ़ेंगे तब उसके बारे में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। एक चीज जो इसके ऊपर है, आपके रिसेंट नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंगस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मार्क करना। सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंगाई, इसके ऊपर एज आई मेंशन रिसेंटली नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ स्टेप, है ना, या व्हाट वाज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, ऐसा भी पूछते हैं, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, कि क्या क्या सीक्वेंस है सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंगस में। ठीक है, सिंपल बात समझो। पहला स्टेप है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 गैमेट्स। गैमेट्स मतलब क्या होते हैं, जैसे स्पर्म और ओवम, मेल और फीमेल गैमेट रहेगा तो स्पर्म और ओवम, बराबर है। द गैमेट्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, मोटाइल मतलब जो मूवमेंट के लिए केपेबल है, नॉन मोटाइल मतलब मूवमेंट के केपेबल नहीं है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या है बच्चों, प्रोटोप्लाज्म का मतलब साइटोप्लाज्म। सेल के लिए अपन जो बोलते हैं ना साइटोप्लाज्म, उसका ही दूसरा नाम है क्या, सेल के अंदर का जो लिक्विड होता है उसको आप लोग साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म बोलते हो। ठीक है, तो क्या बोल रहा है वो पॉइंट नंबर 1 में, 2 अलग अलग गैमेट्स है, 2 अलग अलग सेल है, जैसे स्पर्म और ओवम में मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे ह्यूमन में स्पर्म और ओवम होता है ना, वैसे फंगस के 2 अलग अलग गैमेट्स हैं। वो दोनों गैमेट्स का क्या मिक्स होगा, क्या फ्यूज होगा, वो दोनों का प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज होगा। क्लियर हुई बात, दोनों का प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज होगा, पहली बात। दूसरी बात, साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, अब क्या बचा है, न्यूक्लियस बचा है ना बच्चों, तो अभी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई भी होगा। और न्यूक्लियस के लिए मैंने वर्ड आपको ऑलरेडी बता दिया है, कैरियन मींस न्यूक्लियस, ये मैंने बताया ना प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सिखाते वक्त। तो कैरियोगैमी, देखो प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी, नाम से पता चल गया। गैमी, गैमी का मतलब क्या होता है, गैमी का मतलब होता है मैरिज, गैमी, गैमी मैरिज मतलब हाँ यूनियन, गैमी मतलब यूनियन, इसीलिए गैमिट्स वर्ड आया। ठीक है, द वर्ड गैमी मीन्स, गैमी का मतलब होता है मैरिज। ठीक है, लिटरल मीनिंग है गैमी, मतलब मैरिज, और यूनियन बायोलॉजी में बोले तो मैरिज मतलब 2 फंगस शादी नहीं कर रहे ना, ऐसा एक फंगस सिंदूर लगा रहा है, मंगलसूत्र पहना है, ऐसा थोड़ी होता है तो शादी नहीं हो रही टेक्निकली, द वर्ड लिटरली मीन्स मैरिज बट हियर इट मीन्स यूनियन। ठीक है, ये तो बच्चे आके पूछते हैं सर मैरिज, हाँ 7 फेरे ले रहे फंगस गधे ठीक है, और लास्ट है ऑब्वियसली मियोसिस, मियोसिस ऑफ जाइगोट होता है, यानी कि वापस क्या बन जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ये माइटोसिस मियोसिस का फंडा हम लोग सेल डिवीजन में सीखेंगे, बट प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस, सिंपल वर्ड्स में 3 क्या चीज़ें आप याद रखेंगे बच्चों सीक्वेंस में, पहला क्या है प्लाज्मोगैमी, दूसरा क्या है कैरियोगैमी, और तीसरा क्या है मियोसिस। क्लियर बात है, ठीक है। तो आज के लेक्चर, आज के सेशन में हम लोग यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है।